नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल से लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस मैटर के बारे में बात कर रहा हूं, ये उन लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक है जिनके केसेस 2-3 साल लंबे खिंच चुके हैं या उससे भी ज्यादा, जिनके 5-5, 6-6 साल, 10 साल केस खिंच चुके हैं और उनको अपनी पत्नी से राहत नहीं मिल रही है। वो सिर्फ एक रिवेंज सिस्टम जो है उसके तहत एक ऑपरेशनल तरीके से, यानी एक ऑपरेशन आपके खिलाफ चला रही है कि उसे रिवेंज लेना है, बस वो बदला लेने का एक ऑपरेशन चला रही है और आपके पीछे लगी हुई है कि किसी तरह से आपको एक्सटॉर्ट किया जाए, मेंटेनेंस के नाम पे, केस के नाम पे। उसे अपनी जिंदगी तो कूड़ा करनी है, आपकी जिंदगी भी कूड़ा करनी है। तो वो सोचती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें और ले डूबेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या आपके पास ये रेमेडी है? क्या आपके पास ऐसी स्थिति है कि आपको अपनी वाइफ से छुटकारा मिल सकता है? तो देखिए, जब ये बात हम सोचते हैं कि ऐसी सूरत में जब हम अपनी वाइफ को फेस करते हैं कभी अकेले में, तो उसने हमें 2-3 बार ये कहा होता है, लड़कों को, पतियों को ये कहा होता है कि ना तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगी। उसका रीजन ये है कि वो एक रिवेंज वाले मैकेनिज्म को अपने दिमाग में बैठा चुकी है। एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब आदमी रिवेंज लेने पे आ जाता है तो वो खुद का बुरा सबसे ज्यादा करता है सामने वाले को तबाह करने के लिए, यानी कि वो खुद को भी तबाह कर रही है आपके साथ साथ, और वो तबाही का उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसने उस तबाही वाले मोड पर ही खुद को सेट कर दिया है। तो एक तरीके से वो चलता फिरता एटम बॉम्ब हो गई है। मैं उन लड़कियों को भी नहीं कहूंगा, उन पत्नियों को भी नहीं कहूंगा जिनका मैटर लंबा चलने की स्थिति बन चुकी है, तो बेटर है, सबसे पहला जो मेरा एडवाइस बनता है आपको वो ये है, दोनों बैठ जाइए। कोई फायदा नहीं है अगर छोटे मोटे ईगो की लड़ाई में या छोटी मोटी टेंशन में आप लोगों ने एक दूसरे से झगड़ा कर लिया, कोई बात नहीं, गिला शिकवा है मिटा लीजिए बैठ के एक बार। दोनों पति पत्नी एक कमरे में बैठेंगे या अकेले में पब्लिक प्लेस में मिलेंगे ना, तो बैठ के कुछ भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और अपने रिश्ते को एक बार सुधारने की कोशिश कीजिए। सुधर जाए तो हालात, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि बातचीत करने से या किसी भी तरीके से, या फिर आप लोगों के अंदर कहीं से कोई एक पार्टनर हर्ट है, तो वो ये कर सकता है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर म्यूचुअल पे आते हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पे भी जा सकते हैं। पर अब बात ये आती है कि यहां तो रिवेंज मैकेनिज्म वाले जो लोग हैं, या स्पेशली जो पत्नियां हैं जो अपने पतियों को बर्बाद करने के लिए ही केस डाले हुए हैं, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आज का जो डिस्कशन है वो इसी वजह से है कि आप कहीं ना कहीं कोई नॉलेज को लैक करते हैं। यहां पर हम लोग इसीलिए अपने कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं जो आपको एनहांस करते हैं अपने केस में, काफी तेजी से आपके केस में रिजल्ट्स लाने की कोशिश करते हैं, और ना केवल तेजी से रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं, सही रास्ते पे सही तरीके से आप अपने केस को फाइट कर पाते हैं, क्योंकि अब आप जान पाएंगे इन केसेस के बारे में अपने कोर्सेज की नॉलेज के थ्रू, तो आप मिसगाइडेड नहीं होंगे। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ केसेस की जगह 2 केस भी अगर ढंग से लड़े जाए ना, तो रिजल्ट आता है, क्योंकि फेस तो झूठा केस ही कर रहे हैं। इनके लिए हम कोर्सेज जो चलाते हैं वो है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड वर्जन होता है, आप खुद देखकर उन्हें पढ़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा मेन कोर्सेज के अंदर आप डायरेक्ट हमसे बात करते हैं, मुझसे, मेरी टीम से। और इसके अलावा अगर अभी आपको इंस्टेंटली कोई मुझसे नॉलेज चाहिए, तो आप यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहां मैसेज डालें। इवन कोर्सेज के लिए भी आप यहां मैसेज डाल सकते हैं और वहां पर आपको मैसेज में ही जवाब मिलेगा। कॉल मत कीजिएगा, जब तक आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो जाता तब तक कॉल मत कीजिएगा, और हम कॉल नहीं उठाते। मैं आ जाता हूं अब आपको पॉइंट वाइज चीजें बताने में कि अगर पत्नी तलाक नहीं देना चाहती, उसका रिवेंज मैकेनिज्म सेट हो गया है, तो आप तलाक कैसे लें। देखिए दोस्तों, तलाक लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, अलग होना कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले एडवाइस, परिवार बचाइए, तब उसके बाद कि आपको लगता है कि अब मैंने सारे प्रयास कर लिए, नहीं बच रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने सोशली लोगों से जाकर उसको मनाने की कोशिश की, चाहे केस भी चल रहा हो, तब भी आप अपने ससुराल चले जाएं, मनाने की एक कोशिश जरूर कर लें। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट का जो माहौल होता है वो हालात नहीं बनने दे रहा होता है, और ये जो सोशल जो बातचीत है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप जब नहीं अपनी पत्नी को वापस ला पा रहे हैं, तो इस सोशल बातचीत आपको क्या फायदा देगी, अभी इस पे कोई दिमाग में कोशिश मत कीजिएगा। मैं सबसे लास्ट में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो ये सोशल बातचीत ही आपको इस केस से बाहर निकालेगी। अब आते हैं हम पहले पॉइंट पर, पहले मुद्दे पे, जिसको मैं आप सबसे पहले डिस्कस करना चाहता हूं। ये बेसिकली केसेस डाले क्यों जाते हैं, हम इन पे बात करें। ज्यादातर केसेस जो झूठे डाले जाते हैं, उसके अंदर कहीं भी एक दूसरे के कहीं की किसी परेशानी को जो है दिखाने की कोशिश कम होती है। इसमें 2 मेजर रीजन होते हैं। एक, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होना आपकी पत्नी का, और उसके पीछे उतना ही मानसिक रूप से लालची होना। तो वो पहले लड़ाई ईगो से शुरू होती है और फिर वो लालच में कन्वर्ट हो जाती है कि मैं तो मेरे पति से पैसा खींचूंगी, क्योंकि ईगो ने अंदर का सम्मान तो आपके लिए मार दिया, आपको पति मानना उन्होंने बंद कर दिया। पूछ लीजिए करवा चौथ का व्रत किया था कि इस साल नहीं किया, क्योंकि उसके लिए पति चाहिए होता है। तो बस यहां से समझ में आ जाता है।
तो इस सूरत में होता क्या है कि आप जब 125 का वो लालच लेके घूम रही है तो 125 में आप एडमेंट हो जाएं, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि मेंटेनेंस के केस में अगर पति ये कहकर अड़ जाए कि नहीं साहब मैं मेंटेनेंस दूंगा, बिल्कुल दूंगा, पर मेरी पत्नी मेरे साथ आकर रहे, देखिए साहब वो उधर से चाल फेंक रहे हैं, आपको भी चाल फेंकनी पड़ेगी। आप टाइट होकर खड़े हो जाइए कि हाँ मेंटेनेंस दूंगा, मना नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बात पे फोकस रखिए। आप मना नहीं कर रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए मना करने वाले के खिलाफ एक्शन लेता है कोर्ट, मना नहीं करने वाले के खिलाफ नहीं लेता है। इस बारीक सी बात को समझ लीजिएगा। ये बात अगर आप समझ गए तो हर किसी ने अपने मेंटेनेंस के केस में बोलना शुरू कर दिया तो कोर्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप इस पर अड़ जाइए कि साहब मैंने रिटर्न में भी लिख के दिया है, मैं बार बार रिटर्न में लिख के दूंगा, देते रहिए आप रिटर्न में, हर बार लिख के दीजिए, हर तारीख पे लिख दीजिए मैं तो मेरी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूं जब वो मेरे साथ आकर रहेगी। आपकी ना भी नहीं हुई और आपकी हां भी नहीं हुई। अब इस सूरत में क्या होगा कि आपकी पत्नी जो है एक जगह आके फंस जाएगी। अब कोर्ट को ये फैसला कराना पड़ेगा कि ठीक है साहब ये मेंटेनेंस देने को तैयार है, पर आप इसके साथ जाकर रहिए तो सही। अब वो ये कहता है कि अगर आपकी पत्नी वहां पर इस बात के लिए कहे कि नहीं साहब इसने तो मेरे साथ मार पिटाई की है, और अगर इसने मेरे पास साथ मार पिटाई की है या फिर इसने मेरे को खुद ने अपने घर से उठाकर बाहर फेंक दिया है तो मैं क्यों आऊंगी। देखिए घर से उठाकर बाहर फेंकने में तो एक जनरल लड़ाई है, तो इसको खत्म किया जा सकता है। तो पहली चीज तो ये है, अगर वो आने को तैयार हो जाए, मैं एक बात थोड़ा सा बीच में डाल देता हूं, वापस पीछे एक पॉइंट छूट गया था कि आपके ये कह देने से क्या कोर्ट एग्री करेगी, बिल्कुल। इसके अंदर बकायदा आपके जितने भी मेंटेनेंस के ऑप्शंस हैं उनके अंदर बकायदा यह है कि अगर पति साथ में रखने को तैयार है, इवन जजमेंट्स हैं कि पत्नी साथ में रखने को तैयार है और अगर कह देता है कि मैं रखूंगा, और मेरा एक वीडियो भी आया था इस पे देख लीजिएगा इसी जजमेंट पे, कि पति अगर साथ रखने को तैयार है, वो ये कहता है तो उस बात को कंसिडरेशन लिया जाएगा। कई बार लोअर कोर्ट जो होती है, फैमिली कोर्ट जो होती है, वो इस चीज को कंसिडरेशन पे नहीं लेती है, मैं मानता हूं। तो आपको बार बार हर तारीख पर ये शोर मचाना है मैं मेंटेनेंस ही तब दूंगा जब मेरी पत्नी मेरे साथ आके रहे, क्या दिक्कत है। और यहां पे फिर एक जस्टिफिकेशन सेट किया जाएगा कि अगर आपका पति आपको रखने को तैयार है और आप ये कहती हैं कि मारा है, पीटा है, घर से निकाल दिया, या तो साबित कर दीजिए, वहीं डिसाइड होने लग जाएगा, या तो साबित कर दीजिए, और अगर साबित नहीं कर पा रही हैं तो जाकर रहिए। अब आप ये बात मान लीजिए, ज्यादातर औरतें जो इस तरह के झूठे केसेस लगाती हैं वो कभी नहीं आने के लिए लगाती हैं, या फिर अडल्टरियस रिलेशनशिप में होती हैं, या फिर उनका मन करता है कि अब हम दूसरी पारी खेल लेते हैं, जवान है, खूबसूरत है, हमारी नुमाइश पर फिर दोबारा कोई हमें ऐसा कर लेगा। देखिए दुखी औरतों के लिए मैंने कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है, जो सच में पीड़ित है और जिनके पास सबूत है वो साबित कर सकती हैं, पर जो झूठा केस लगा रही है मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जिनकी इंटेंशन बाद में निकल कर आ जाती है। जो एनसीआरबी के जो डेटा है, सुप्रीम कोर्ट की सर्वे एजेंसी का, 99% 498 के और डीवी के केसेस झूठे होते हैं। ये खुद सुप्रीम कोर्ट मानता भी है कि लीगल टेररिज्म है ये। तो इसलिए यहां पर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से पहले समझ लीजिए, मैं पीड़िताओं के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जो झूठी औरतें हैं, जो पीड़िताओं के हक को मार रही हैं। आगे बढ़ते हैं कि इस सूरत में यह डिसाइड होना जरूरी हो जाएगा कि अब उसे यह डिसाइड कराना है। दोस्तों इसके बाद आपको अब यहां पर या फिर एक ऑप्शन बचता है कि आप सेक्शन 9 लगा दीजिए, ठीक है, अगर आपको जल्दी रिलीफ चाहिए। इसलिए ही कई वकील मना करते हैं सेक्शन 9 मत लगाइए, वेस्टेज ऑफ टाइम है। हाँ बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि कायदे से नहीं लड़ा जाता। आपको क्या करना है, सेक्शन 9 के अलावा किसी केस पे ध्यान ही नहीं देना। अगर आपको जल्दी फ्री होना है तो आप सेक्शन 9 की डिग्री किसी भी हालत में कराएं, और ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि सिर्फ आपकी पत्नी के अनुपस्थित नहीं होने पर ही सेक्शन 9 की डिग्री मिलेगी। बिल्कुल नहीं, आपकी पत्नी किसी भी रूप में मना कर दे सेक्शन 9 में कि मुझे नहीं रहना अपने पति के साथ, ये मुझे मारता है, पीटता है, कुछ भी है, कोर्ट तो अश्योर कर रहा है। देखिए इस बात पे बिल्कुल घबरा मत जाइएगा कि हाँ वो तो मैं कह दूंगा तो वो उठ के आ जाएगी। पहली बात तो उसकी इंटेंशन क्लियर है कि वो नहीं आएगी। दूसरी बात उसकी इंटेंशन यह है कि अगर कोर्ट ऑर्डर भी करेगा तो आप समझौते की पेशकश रख दीजिए कि सारे केस हटाओ और उसके बाद मेरे पास आओ। मैं ऐसे बिना केस हटाए नहीं लेके जाऊंगा जज साहब, भाई मेरा भी तो ट्रस्ट जीतना चाहिए ना। इन्होंने भी तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। एक तरफ तो ये कह रही है कि हाँ मैं चलो अपने पति के साथ रहने को तैयार हूं, एक तरफ वो दुश्मनों वाला व्यवहार निभा रही है कि केस लगा रखा है। केस का मतलब क्या होता है, दुश्मनी। तो इसलिए ये मी वर्सेस माय वाइफ वाला सिस्टम मुझे खत्म करना है। मुझे सबसे पहले अपनी वाइफ से ये उम्मीद करनी है कि वो भी मेरा विश्वास जीते, क्योंकि जो उसने तोड़ा है, जब उसने तोड़ा है तो वो अपना विश्वास जोड़े। और केस जब पति मानकर ही मेरे पास आ रही है तो केस हटाने में दिक्कत क्या है, मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है जो ये लिख रही है, बोल रही है। पर मुझसे कोर्ट ये उम्मीद भी नहीं करे कि भविष्य में भी ऐसा कभी मेरी तरफ से होने वाला होगा। मैं कभी ना तो किया है, ना करूंगा, ना करने की कभी मंशा थी। अब अगर उसके बाद आपकी पत्नी इस फसाद में फंसती है तो वही इस पूरे मैटर के अंदर खुद को उलझा लेगी, डिग्री पास होगी। अगर मैं आगे वाला पॉइंट के साथ ही इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आगे वाले पॉइंट में यह है कि अगर आपने सेक्शन 9 डाल रखा है, डिग्री आपकी पास हो गई है, तो दोनों सूरत में पहला वाला पॉइंट कि अगर आपने अपनी पत्नी को फंसा दी ना, डिग्री पास हो गई, और अगर पहले से डिग्री पास है तो दोनों सूरत के अंदर आप एक ही कॉमन चीज कीजिए, 1 साल आराम से वेट कीजिए, 2-4 नोटिस डालिए अपनी वाइफ को, क्या आप मेरे साथ आके रहना चाहती हैं। कोर्ट में तो कह देते हैं हाँ चलो ठीक है रह लेंगे, पर ज्यादातर औरतें नहीं आती हैं, 70-80% केसेस में नहीं आती हैं वो अपनी, क्योंकि इंटेंशन ही नहीं होती आने की। नहीं तो केस क्यों डालते, केस डालने का मतलब रिश्ता खत्म, तेरे दरवाजे पे आना ही नहीं। तू हमारा पति थोड़े था, तू तो एक व्यक्ति था जिसे हम जानती ही नहीं है। ठीक है, मैंने फिर वो एग्जांपल दिया, क्या करवा चौथ पे उसने आपको याद किया,
क्या किसी तीज त्योहार पे उसने याद किया? और भी कई ऐसे व्रत और त्योहार आते हैं जिस वक्त पति की जरूरत होती है, क्या आपके बगैर उसने कर लिया? क्या वो आपके नाम का मंगलसूत्र पहन रही है? क्या वो आपके नाम की कोई साड़ी पहन रही है? आपके नाम का कोई मंगल सिंदूर पहन रही है? तो कई चीजें हैं। तो आप ये मान लीजिए इनडायरेक्ट इंडिकेशंस होते हैं जो दिखाते हैं कि उसने अपने आप के मन से आपको त्याग दिया है। कोर्ट में तो ड्रामे चल रहे हैं, पत्नी श्री श्री फलाना फलाना, पर वो खुल के ये नहीं कह सकती कि मुझे रहना ही नहीं है। जहां कहीं आपने उसे प्रेशर बनाया तो अपने जाल में फंसेगी। सेक्शन 9 की डिग्री होने के बाद आप वेट कीजिए, 1 साल का वेट करना होता है। मीनवाइल एक आध 2 बार खुद भी प्रेम पत्र लिख दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, अगर ब्लॉक्ड है तो आप पत्राचार कर लीजिए, आप वकील के थ्रू एक आध नोटिस भिजवा दीजिए। वकील के थ्रू नोटिस भिजवाना मुझे थोड़ा सा जायज नहीं लगता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता कई बार सुधरने की परिस्थिति भी होती है, तो उसकी जगह आप भी भेज सकते हैं। कोई मीडिया होता है, ईमेल्स होती हैं, बहुत तरीके होते हैं। अगर आपका किसी और नंबर से नंबर ब्लॉक कर रखा है तो आप 1 आध 2 सिम नहीं खरीद के फिर उनसे डाल दीजिए, बहुत सारे तरीके। तो आपकी पत्नी का एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बन जाता है कि उसे रहना है तो वो केस खत्म करेगी, नहीं रहना है तो वो आपके किसी बात का जवाब नहीं देगी। किसी भी तरह से आपने कांटेक्ट किया, वही चीज ना देने दे जवाब, आपके लिए तो सबूत बन गया। आप जाइए 1 साल बाद डाइवोर्स डाल दीजिए। सेक्शन 9 की डिग्री ही डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये रूल है। वो रूल कौन सा होता है वो यहां डिस्कस नहीं करेंगे। ये रूल है कि सेक्शन 9 की डिग्री को ही इस रूल के अंडर कन्वर्ट करा लिया जाता है डाइवोर्स के अंदर। यानी कि आपको डाइवोर्स अलग से डालने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 9 की डिग्री ही कन्वर्ट हो जाती है डाइवोर्स के अंदर। तो जब वो सेक्शन 9 का जो ऑर्डर है उसको आप उसके अंदर कन्वर्ट करा लेते हैं तो आपको डाइवोर्स थोड़ा जल्दी मिल जाता है। आपको अलग से डाइवोर्स डालने पर ये नुकसान है कि फिर वो लंबा चलता है, उसे कंटेस्ट करना पड़ता है। कंटेस्ट का मतलब समझते हैं ना, कि आपको लड़ना पड़ेगा। पर सेक्शन 9 जस्टिफाइड है कि आपने अपनी पत्नी को रखने की सारी कोशिश की, सारे प्रयास कर लिए, आपकी पत्नी नहीं आ रही, आपने वो नोटिस दिखा दिया, वो प्रेम पत्र दिखा दिया, वो सब नोटिस का ही काम करते हैं। सारी कोशिश कर ली, 1 साल के अंदर आपकी पत्नी ने आने से कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। उसके बाद आपने, हाँ ये जरूर है, आपने जब भी लेटर और नोटिस है कि साहब जब भी आए तो केस हटाकर आए, ठीक है। केस मेरे पास जब भी आए तो हम कोर्ट में समझौता करेंगे, उस समझौते के बाद हमारे सारे जो आपने केसेस हम पे लगाए हैं या हमने आप पे कुछ किया है तो हम उसको क्वैश कराएंगे, फिर हम साथ रहेंगे और आगे कभी भी एक दूसरे पे केस नहीं करेंगे। अगर केस करना होगा तो म्यूचुअली डाइवोर्स ले लेंगे। ये सॉल्यूशन पूरा बनना चाहिए सेक्शन 9 की डिग्री होने के बाद लाने के लिए अपनी पत्नी को, तब जाकर ही लाएं। ऐसे नहीं कि बस वो उठ के आ जाए और आप उसको रख लें, या फिर आप दबाव में आ जाए कि मैंने मजबूरी में रख लिया। उसके बाद आप, जैसे आपकी वाइफ, कई बार ऐसा होता है कि यहां से गई है तो मत करें सेक्शन 9। जब आपको लग ही चुका है हालात बनेंगे नहीं, पर कोर्ट में अपना असली चेहरा दिखाएगी नहीं, तो उस सूरत में आप अपने वकील के थ्रू सिर्फ नोटिस भेज दें, वो भी सेक्शन 9 के बराबर काम कर लेगा। 2-3 नोटिस जाने चाहिए। जनरली उस टाइम इतने गुस्से में जाती हैं औरतें अपने ईगो को बढ़ाकर कि जो झूठा केस लगाने की मूड में होती है, तो वो आपको कोई जवाब ही नहीं देगी। मगर आपके पास एक रिटर्न एविडेंस बन गया ना, आप उसको ले जाके पहले ही कोर्ट में पेश कर दें, साहब ये मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मैंने तो बुलाने की काफी कोशिश की थी, उसको बताइए। उससे ये भी हो सकता है कि आप मेंटेनेंस भी रुकवा सकते हैं इस नोटिस से, सेक्शन 9 से भी आप मेंटेनेंस रुकवा सकते हैं, पर ऐसा जनरली प्रैक्टिस में नहीं देखा गया। वकील इस बात का विरोध करते हैं। सेक्शन 9 लगा हुआ होता है तब भी मेंटेनेंस में सेक्शन 9 की तरफ से विरोध नहीं करते, या नोटिस दिया हुआ होता है पत्नी को बुलाने के, या सारे प्रयास किए हुए होते हैं पत्नी को बुलाने के। जब उसने किसी भी तरह का केस आप पे नहीं लगाया तो उससे पहले 1-1.5 साल, 6 महीने, 4 महीने आपने अपने पत्नी को लाने की बहुत कोशिश की होती है, सामाजिक रूप से, पर्सनल तरीके से, कैसे भी, व्हाट्सएप से, किसी तरह से भी। तो उस सूरत में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ मजबूत सबूत हैं जिनसे आप साबित कर सकते हैं क्रूअल्टी हुई थी, और आप ये साबित कर सकते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, कोर्ट में सिर्फ वो दिखावा कर रही है, व्हाट्सएप मैसेजेस या एसएमएस में या कॉल में उसने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, या फिर तुम पे और तुम्हारे घर वालों पे झूठा केस करके तुमको फंसा दूंगी, या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात। बहुत सारे मेरे ऐसे वीडियोस बने हुए हैं क्रूअल्टी बेस्ड जिनसे डाइवोर्स लिया जा सकता है, उनको जाके देखिए, वहां बहुत सारे हिंट्स मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई भी हिंट आपके पास है तो आप कंटेस्टेड डाइवोर्स पे चले जाइए, क्योंकि फिर सीधा वार करने में फायदा है। कंटेस्टेड डाइवोर्स में जाने में सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि आप मेंटेनेंस दिए बगैर, एलिमनी दिए बगैर भी निकल सकते हैं। बच्चा है, देना पड़ेगा, उसका कोई एस्केप नहीं है। बच्चे के लिए कभी मत कहिएगा मुझे कि बच्चे का मेंटेनेंस नहीं देने का कोई तरीका बताएं, फिर मैं समझ लूंगा कि गलती पे आप हैं, आपकी बीवी नहीं है। ऐसा वही आदमी करता है जो कहीं ना कहीं उसने गलती की होती है, वरना बच्चे के मेंटेनेंस के लिए कोई फादर जिसका इमोशनल पार्ट स्ट्रांग है वो नहीं करेगा ऐसी गलती। इसके अलावा अब मैं जो आपको जो 2 पहलू बताने जा रहा हूं वो जरूरी है। एक मैंने शुरुआत में बताया था सामाजिक वाला, और एक पहले मैं देखिए, मेंटेनेंस जब आपकी वाइफ मांग रही है तो आप कोर्ट से कहिएगा मेरा बार-बार का बंद कर दीजिए झंझट, मुझे तो फाइनल मेंटेनेंस दिलवा दीजिए। आप एलिमनी वर्ड यूज मत कीजिएगा, फाइनल मेंटेनेंस दिलवा दीजिए। होता क्या है, जैसे आप फाइनल मेंटेनेंस अपनी वाइफ को दे देते हैं और उसके बाद 6-8 महीने वेट कीजिए, उसके बाद आप एक आध बार उसको लाने की कोशिश कीजिए, कोई नोटिस मत दीजिए, कोई लीगल कार्रवाई मत कीजिए, बस एक आध बार उसको फोन पे बुला लीजिए या फिर एक बार जाके बात करने की कोशिश कीजिए। तो मेंटेनेंस आपने दे दिया, वो क्रूअल्टी साबित कर नहीं पा रही है, आप उसके बाद कोर्ट में उन्हीं सारे लेटर्स को, उन्हीं सारे मैसेजेस को, उन्हीं सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स को ले जाकर दिखा दीजिए, और डायरेक्ट आप अपने जो फाइनल मेंटेनेंस आप दे चुके हैं उसके ग्राउंड पर आप जो है बकायदा कोर्ट के अंदर डाइवोर्स डाल दीजिए। मैं थोड़ा समझा देता हूं। जनरली हाई डिमांड पर ही ये चीजें स्टार्ट होती हैं। सब ये सोचते हैं कि 20-25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हम लड़के वालों से वसूल लेंगे, लड़की वालों की जो झूठे केस लगाते हैं उनकी सोच होती है। पर इसमें कहानी कुछ और है दोस्त। इसमें यह है कि आपको लड़ना का अंदाज चेंज करना होगा। आपको क्या करना होगा कि काउंटर केस करें, या तो
या फिर क्या है कि आप देख लें कि कौन सा पल ऐसा है जब सामने वाली पार्टी कमजोर पड़ रही है। अगर आप पार्टी को एक दिन बिल्कुल प्यार से बुलाएं, चलती कोर्ट के अंदर जब वो सेपरेट कहीं मिल जाए तो एक बार प्यार से पूछ लें कि क्या तुम इस सब चीज से खुश हो, क्योंकि 1-1.5 साल तो आप शुरुआत में कभी मत पूछें, क्योंकि कल वो कहते हैं कि सर आपने तो कहा था, मेरे तो 2 दिन हुए थे, केस स्टार्ट होते मैंने ऑफर दे दिया। ऐसा नहीं करना है, कभी ऑफर ना दें या कुछ करें, शांति से रहें। 1-1.5 साल जब पक जाएगा तो उसके बाद एक बार शांति से अपनी वाइफ से अलग से जाके पूछ लें, उसके पिताजी माताजी को साथ ले लें कि भाई आप इस केस को लड़ना चाहते हैं क्या। ऑफर पैसों का कुछ नहीं देना है, सिर्फ इतना पूछें कि आप कितना लंबा इस केस को लड़ना चाहते हैं, ठीक है। उनके मर्म को सिर्फ चेक करें। अगर वो कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ साहब केस तो लड़ने में कोई फायदा नहीं है, पर तुमने तो देखो अब सीधी सी बात है, साथ रहने की कोई पोजीशन नहीं बन रही है, आप लोग अलग हो जाएं, हम भी अलग हो जाएं, तो पूछ लीजिए क्या चाहते हो। तो जनरली क्या होता है कि वकील के बगैर जब ये मैटर डिस्कस होता है पार्टी टू पार्टी, तो कई बार इसमें दोनों पार्टियां बड़ी जल्दी बह जाती हैं इमोशनली, क्योंकि पके हुए होते हैं, तपे हुए होते हैं। 1-1.5 साल की जो कार्रवाई होती है ना, उसके बाद लगता है कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परेशान हैं, सामने वाली पार्टी बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बस वो आपके सामने जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस दिखाती है। हम भी तो ये करते हैं, हम भी जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, अंदर से सोचते हैं कब खत्म करेगी। कई बार खुद का ही मन करता है, जाके कहते हैं झंझट खत्म कर, ऐसे ही सामने वाले का कर रहा होता है। 1-1.5 साल 2 साल बाद कोई जिद्दी इंसान ही होता है जो केसेस में अड़ा रहता है, वो भी झूठा केस लगा के। अन्यथा सभी लड़कियां चाहती हैं कि मैटर खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। 70-80% गर्ल्स यही चाहती हैं। हमारे पास भी सर्विसेज दे रही हैं कई लड़कियां, वो यही कहती हैं सर किसी तरह से ये मैटर जो है खत्म हो जाए, आप बिचौलिए बन जाएं, वो कर लें, हम भी इसी वक्त का इंतजार करेंगे, सामने वाली पार्टी पक्कर कोई ऑफर दे तो हम उसे कर लें। किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। कभी कभी आपको लगता है कि नरमी आ रही है, तब उस टाइम उनका ऑफर लें, दे नहीं ऑफर लें। पहले ऑफर अगर आपने दे दिया तो वो हमेशा उससे ऊपर जाके बैठेंगे, मगर अगर उन्होंने जो ऑफर दिया उसको आप उनकी जरूरत समझ के काटते हुए नीचे ले आएंगे, क्योंकि आपने उनकी जरूरत छलका दी है, तो झलक कर बाहर आ गई है, अब उसको काटना शुरू कीजिए। और देखिए अपने आप को थोड़ा सा पहले मेंटली प्रिपेयर करके जाइए कि मुझे बार्गेनिंग करने का तरीका क्या यूज करना है। पता लगा आपने ऐसी बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी कि उन्हें लगा कि आप भी बहुत ज्यादा नीडी हैं, तो वो वापस जाके उससे भी ऊपर वाले स्टेज पे बैठ गए। अब उनको पूरा केस लड़ने के बाद भी आप उससे नीचे नहीं ला पाएंगे, तो बड़ा दुकानदारी वाला हिसाब रखना पड़ेगा। ये एक वो बहुत चालाकी वाला विषय है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो लालची इंसान होता है ना, वो कहता है लड़ो केस, मैं तो तुम्हें केस में अटकाऊंगी, मैं तो तुम्हें यही करूंगी। एक इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक मैंने शुरुआत में कहा कि सामाजिक तौर पर अपना जो सेटलमेंट है वो करने की कोशिश कीजिए। इन दोनों केसेस में आप जो है एविडेंस बना लीजिए किसी तरह से। जो उनकी डिमांड अननेसेसरी डिमांड कर रहे हैं कि आपने कहा चलो मुझे सेटलमेंट बताओ, नहीं हमें तो 50 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, तभी केस खत्म करेंगे, ऐसे डिमांड नहीं हो सकती। आप सेटलमेंट की बात करने गए हैं, एक मिनिमम अमाउंट पे बात हो सकती है। वो कहें कि नहीं हम तो आपको एक्सटॉर्ट करेंगे, हम तो आपको केस में घसीटेंगे, धमकियां दे रहे हैं, आप खुले में बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कई बार आपका कॉन्फिडेंस आप उनका जीत जाए तो अपनी पोल खोल दें और गलती से कहते हैं कि हमने तो केस इसलिए लगाया कि हम तुम्हारी ऐसी तैसी करना चाहते हैं। सामाजिक स्तर पे शुरुआत में हमेशा इसलिए जाके बात कर लेनी चाहिए कि या तो मान ही जाएंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो एटलीस्ट उस टाइम इतनी खुली बात होती है कि कई बार वो अपने मन के उद्गार खुल के कहते हैं, हम तो तुम्हें केस में रगड़ देंगे, हम तो तुम्हें झूठा केस लगाएंगे, तुम पे, तुम्हारे चाचा पे, मामी पे, सब पे केस लगाएंगे, सबको रगड़ेंगे, और तुम सबके रगड़ने के बाद 50 लाख रुपए चाहिए वरना केस लगेगा, तो ये ब्लैकमेलिंग कहलाती है। तो इन सबका अगर आप एविडेंस बना लेते हैं तो उस सूरत में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे हमारे चौधरी जी हैं जो नीचे आके कमेंट करते हैं, सर अगर एविडेंस बना लेते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते तो अभी ये वाला जजमेंट आया है, वो वाला जजमेंट आया है, तो उसकी वजह से ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। चौधरी जी, चौधराहट करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि सबसे पहली बात तो है कि जो झूठा 498 डीवी जो आपने लगाया ना, सुप्रीम कोर्ट के दुनिया भर के जजमेंट्स आए हुए हैं डीवी 498 में कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन नहीं लग सकता, यानी कि डीवी में डीआईआर के बगैर नहीं लग सकता डीवी, और इन्वेस्टिगेशन के बगैर 498 नहीं लग सकता, क्योंकि वो क्रिमिनल ऑफेंस का केस है, और क्रिमिनल ऑफेंस का कोई भी केस बिना इन्वेस्टिगेशन के नहीं लग सकता, और डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट के बगैर डीवी नहीं लग सकता। तो पहले आप उसका जस्टिफिकेशन कर लीजिए, फिर यहां आके ज्ञान दीजिएगा। तो चौधराहट करना कि वो है, ये है, ऐसा होता है, वैसा नहीं होता, यहां आकर कई लोग डिमोटिवेट करते हैं। बड़ा तकलीफ होती है सोच के कि आप पॉजिटिव साइड सिक्के का नहीं देखना चाहते, आप वो देखना चाहते हैं अरे नेगेटिव है तो हम बैठे हैं ना, उसका रास्ता निकालेंगे। है रास्ता, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं जजमेंट सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं, लॉ से ऊपर कभी भी जजमेंट नहीं होता। जजमेंट सिर्फ डेफिनेशन ऑफ लॉ होता है, लॉ जो लिखा हुआ है वही वही फॉलो होगा। कहीं पे कुछ भी कह दिया गया हो जजमेंट, तो जजमेंट सिर्फ उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहा गया है, ना कि जजमेंट का मतलब डिसाइड हो गया कि अगर जजमेंट को लॉ के आगे रख देंगे तो लॉ फेल है। मैं जो बात करता हूं वो लॉ के अंदर से निकाल के करता हूं। आप जो बात करते हैं जजमेंट जजमेंट खेलते हैं। मैं उन लोगों के लिए सेंटेंस बोल रहा हूं जो कई जगह से राय लेते हैं, उनका मन है, उनका विश्वास है कि मैं शायद उन्हें सही बात समझाता हूं, पर कभी कभी वो जब मुझसे सुनकर कहीं और ट्राई मारते हैं तो उनको डाउट आ जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए। चौधरी जी बहुत घूमते हैं, जिन्हें दूसरों को ज्ञान देना, अपने आप को दूसरों से बेटर समझाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही कोई अच्छी बात समझाई जाती है तो वो उसमें नेगेटिव अपना पॉइंट डालकर ये दिखाना चाहते हैं, देखो मुझे क्या पता है, मैं कितना जानता हूं। तो ऐसे ज्ञानी और ज्ञानवर्धक लोगों से दूर रहें, क्योंकि ज्ञान देना बहुत अच्छी बात है और खुद को ज्ञानी मनवाना एक गलत बात है। हम भी हम्बल रहते हैं, हमें भी कोशिश रहती है कि सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि आप लोग इन झूठे केसेस से जल्दी बाहर आए, क्योंकि इन केसेस की पीएचडी करने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ इनसे बाहर निकल जाइए, ताजी सांस आएगी और बड़ा खुशनुमा माहौल है, मौसम का मजा लीजिए, केसेस से बाहर आ जाइए। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए क्या सॉल्यूशन निकल पाया, नहीं तो मुझे संपर्क कीजिए। और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, अकॉर्डिंग टू केस डील होता है। ये मैंने कॉमन सिनेरियो में आपको सब कुछ बताया, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ लॉफुल चीजें हैं, तो उसका एक कॉम्बिनेशन है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज वाले वीडियो से आपने क्या सीखा। थैंक यू।